Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day और कल चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा सारा लेक्चर लेट हुआ था बट मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज से आप लोगों को सारा लेक्चर टाइम पे मिलेगा। तो ये लेक्चर आपको मैक्सिमम बाय 5 AM तक मिल जाएगा। उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल बुक है मैक्सिमम 7 AM तक एंड डेली करंट अफेयर्स हो मैक्सिमम 9 AM तक, यानी 9 AM से पहले तक आपको हमारा तीनों लेक्चर मिल जाएगा। ये 3 लेक्चर हमारा पर डे आ रहा है। तो आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, केवीएस, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जिन जिन दोस्तों के साथ शेयर करना है जल्दी से शेयर भी कर दो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त 2020 के कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूज की ओर। हु हैज वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली, यानी कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हाल में ही किसने जीता है? ऑप्शन है आपका लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपन, वाल्टेरी बोटास, लॉरेंस एस्ट्रॉल। तो ये जो जीता है हैमिल्टन ने जीत लिया है। कुछ दिन पहले 17th ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसको किसने जीता था? उसको जीता था मैक्स वेरस्टैपन ने और लुइस हैमिल्टन वहां पे सेकंड आ गए थे। बट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन फिर से टॉप पे आ गए, मैक्स वेरिस्टन सेकंड पोजीशन पे रहे और वाल्टेरी बोटास थर्ड पोजीशन पे और लॉरेंस एस्ट्रॉल फोर्थ पोजीशन पे रहे। तो इनका डिटेल्स देख लेते हैं कि इन्होंने टोटल जो अपना रेस कंप्लीट किया 1 आवर 31 मिनट 45.279 सेकंड में खत्म किया। सेकंड पोजीशन पे रहने वाले मैक्स वेरस्टैपन ने इनसे प्लस 24.177 सेकंड ज्यादा लिया, यानी 24 सेकंड ज्यादा लिया। और तीसरे पोजीशन पर रहने वाले बोटास ने 44 मिनट ज्यादा लिया और ये फोर्थ पोजीशन पे रहने वाले एस्ट्रॉल ने 1 लैप ही ज्यादा लिया। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं। मर्सिडीज के लिए हैं ये। मैक्स वेरस्टैपन रेडबुल, मैंने कुछ दिन पहले ये सब डिस्कस कर दिया है, फिर से एक बार डिस्कस कर देना। वाल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज, लॉरेंस एस्ट्रॉल रेसिंग पॉइंट। ये रहा हमारे ऑप्शन का भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर। विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट रैंक इन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि किस राज्य ने स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में प्रथम रैंक हासिल किया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड। तो ये जो फर्स्ट रैंक हासिल किया है केरला के द्वारा किया गया है और ये तो स्टेट में हो गया। अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो चंडीगढ़ ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन मैंने क्यों दिया। हाल फिलहाल ये रिसेंटली किस चीज को लेकर न्यूज में था? उत्तर प्रदेश न्यूज में था कोविड टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर रहने को। कोविड टेस्ट में फर्स्ट रैंक 36 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, इसलिए कोविड टेस्ट में ये फर्स्ट रैंक पे है। ओडिशा के द्वारा मैंने कल ही ये न्यूज डिस्कस किया था, जिन जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। अमृत योजना में फर्स्ट पे रहा है उड़ीसा हमारा। थर्ड नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना, यानी कृषि भूमि को पट्टे पे ये लोगों को देता है। इस मामले में उत्तराखंड पहला राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर, यानी गो एयर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ का मैंने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल जी, रंजॉय दत्ता, विनय दुबे या फिर कौशिक कोना। तो ये जो नियुक्त किया गया है कौशिक कोना जी को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? विनय दुबे, ये पूर्व सीईओ थे। और फिर जब ऑप्शन में आ गया राजीव बंसल जी तो देख लेते हैं, ये हैं एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बोथ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों हैं। और हमारे अब रंजॉय दत्ता जी को देखा जाए तो ये इंडिगो एयरलाइन के
सीईओ हैं। चलिए, यानी एक साथ क्वेश्चन पूछा गया था गो एयर का, आपने एयर इंडिया का भी देख लिया और इंडिगो का भी देख लिया। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। विच योजना हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? मातृ पुष्टि आहार, येलो चेन, करम साठी प्रकल्प योजना, चरण पादुका पहल। तो आपको ऑप्शन देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सी योजना पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें जो शुरू की गई है वो है आपका कर्म साथी प्रकल्प योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इजी लोन प्रोवाइड करना, इजी लोन प्रोवाइड करना। दूसरा, बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी प्रोवाइड करना, यानी कि यूथ को जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करना। इसका मेन टारगेट है कि 1 लाख लोगों को कम ब्याज पर लोन देना, यानी 1 लाख लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी मिनिमल रख के लोन देना। इसका टोटल बजट है आपका 5000 करोड़ रुपीज का। ठीक, चलिए अब जब ऑप्शन में आ गया है तो इन सब योजना को भी देख लिया जाए। तो मातृ पुष्टि उपहार, ये योजना स्टार्ट किया गया था त्रिपुरा के द्वारा, जिसमें कि प्रेग्नेंट वोमेन या फिर लैक्टेटिंग वोमेन को असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। येलो चेन जो स्टार्ट किया गया है वो कराया गया है नागालैंड सरकार के द्वारा, जिससे कि लोकल ट्रेडर्स को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, यानी कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है। और लास्ट है हमारा चरण पादुका, ये एमपी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स जो कि पैदल ही अपने घर जा रहे थे उन्हें चरण पादुका प्रदान की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंडिया हैज लॉस्ट चुनाकारा रामनकुट्टी, हु वाज ही, यानी कि वह कौन थे? हाल ही में भारत ने चुनाकारा रामनकुट्टी को खो दिया है, वह कौन थे? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उर्दू पोएट थे, मलयालम लिरिसिस्ट थे या फिर सिंगर थे? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, मलयालम लिरिसिस्ट थे वो, यानी मलयालम के गीतकार थे वो, काफी अच्छे काफी प्रोमिनेंट गीतकार थे वो। तब जब वो ऑप्शन आ गया है तो देख ही लेते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाल ही में मैंने ये भी डिस्कस किया है, जी के मेनन जी को हमने खोया है। उसके बाद उर्दू पोएट, ये काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी प्रोमिनेंट पर्सन थे, राहत इंदौरी साहब जी को भी हमने खोया है। सिंगर के रूप में वाजिद खान, और ये चारों को हमने हाल फिलहाल में ही खोया है, विद इन 1 मंथ के अंदर हमने इन चारों को खोया है। सो ये करंट के तौर पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड वन मिशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? यानी कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक मिशन की घोषणा की है। मिशन का नाम क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत सप्ताह, मौसम ऐप या स्मार्ट कनेक्ट स्कीम? तो ये जो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। वो जब भी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कोई ना कोई स्कीम या कोई ना कोई मिशन लॉन्च करते ही हैं। इसका मेन टारगेट क्या है? हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को, जैसे आधार आईडी कार्ड होता है वैसे हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि आपकी सारी बीमारियों की डिटेल्स, कौन कौन से टेस्ट आपने रिसेंट में करा है उसके डिटेल्स, क्या क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिया गया है उसका डिटेल्स, सारा डिटेल्स उस आईडी कार्ड में मेंशन होगा, जो कि आप कभी भी कहीं भी अगर फ्यूचर में जाके दिखाओ तो वो पास्ट से रेफरेंस लेके वो डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से दवाई दे सके। तो चलिए जब ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं। स्वच्छ भारत सप्ताह किसके द्वारा लॉन्च कराया गया? राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मौसम ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये सब नाम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्मार्ट कनेक्ट स्कीम पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। रिसेंटली यूएस एफडीए हैज गिवन नॉट टू विच टेस्ट ऑफ कोविड-19, यानी हाल ही में यूएस एफडीए ने कोविड-19 के किस परीक्षण को मंजूरी दी है? सबसे पहले एफडीए देख लेते हैं। एफडीए होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन में आपका पीसीआर टेस्टिंग, सालिवा डायरेक्ट, सेरोलॉजिक टेस्टिंग या लैटरल फ्लो एसे। तो हाल ही में जो यूएस एफडीए ने मंजूरी दी है जिस टेस्ट को, उसका नाम है सैलिवा डायरेक्ट।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि काफी चीप है ये, यानी कि $10 के आसपास इसका प्राइस है। और इसकी एक्यूरेसी या फिर आप सेंसिटिविटी बोल सकते हो, वो है अराउंड आपका 88 to 94%। ये काफी ज्यादा है। 94 यानी 90 के आसपास रहने वाले को काफी अच्छा माना जाता है। और ये तो पीसीआर टेस्टिंग आप लोगों को पता होगा, आपके थ्रोट में, आपके नाक में एक पाइप टाइप का चीज घुसाया जाता है, अंदर डाला जाता है, फिर उस पे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और सेरोलॉजिकल टेस्टिंग में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसका लेटरल फ्लो ऐसी में इसमें सैंपल जैसे कि यूरिन, ब्लड, सैलिवा, स्वीट, सेरम या कोई भी फ्लूइड बॉडी का लेके उससे टेस्टिंग किया जाता है। बट हाल ही में यूएस ने किसको नोट दिया है, वो है आपका सालिवा डायरेक्ट, और ये काफी सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसे माना जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्पैच्ड ओवर 30 टन्स ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल टू विच कंट्री टू सप्लीमेंट द कंट्रीज ऑनगोइंग ऑयल स्पिल कंटेनमेंट एंड सैल्वेज ऑपरेशन। भारत सरकार ने जारी तेल रिसाव रोकथाम और मुक्ति अभियान के पूरक के लिए किस देश को 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है? यानी कि किसी हाल फिलहाल किसी ऐसे देश में जहां ऑयल स्पिल हुआ है और उसको मदद पहुंचाने के फलस्वरूप भारत सरकार ने 30 टन का टेक्निकल इक्विपमेंट भेजा है। तो वह देश कौन सा है? ऑप्शन है मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, रसिया एंड लेबनान। तो इसका जो ऑप्शन होगा मॉरिशस होगा। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में जापान की एक शिप थी जो कि जाके रीप में अटक गई, स्ट्रक हो गई, और वहां पे जाके उसमें अराउंड 4000 टन ऑफ ऑयल था, जिसमें कि 1000 टन ऑयल जो है वहां पे स्पिल हो गया, 3000 टन ऑयल को बचा लिया गया। तो जिसके कारण वहां के सरकार ने, गवर्नमेंट ने वहां पे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लाने का फैसला किया है। क्योंकि वहां पे काफी सारे वाइल्ड स्फीयर रिजर्व आसपास थी, जो कि आपको इंटरनेशनल स्तर पे भी काफी जाने पहचाने वेटलैंड थे वहां पे आसपास में, जो कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी नुकसानदायक होता है अगर वहां पे ऑयल स्पिल हो जाए तो। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया। और लेबनान के बारे में तो अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। वहां भी भारत सरकार ने असिस्टेंस प्रोवाइड कराया। वहां पे भारत सरकार ने लगभग 58 टन ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराया है। ह्यूमैनिटेरियन एड, और ये ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होता है? मेडिकल भेजना, खाने की सामग्री भेजना, या फिर कुछ और ऐसी चीज जो कि एक इंसान को जीने के लिए जरूरत होता है, उन सब चीजों को भेजना, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड। क्लियर हो गया ये आप लोगों का? रूस में भी हाल फिलहाल में एक ऑयल स्पिल हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो किस नदी में हुआ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा इंडियन रेलवे हैज जनरेटेड मोर देन 5,50,000, सॉरी यहाँ पे ये टी है, इसको टी कर लीजिए, ठीक है। 5,50,000 मैंडेज ऑफ वर्क अंडर विच अभियान इन 6 स्टेट्स। यानी कि भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 5,50,000 से अधिक रोजगार प्रदान किए हैं या दिए हैं? ठीक है, यह आपका गरीब कल्याण रोजगार योजना, एमजी नरेगा, पीएम सेवा निधि, पीएम कौशल विकास योजना। और हाँ, इतने रोजगार नहीं दिए, इतने मैंडेज का रोजगार दिए हैं, यानी कि इतने दिनों तक लोगों को रोजगार दिए हैं। तो इसका जो आंसर है आपका गरीब कल्याण रोजगार योजना है। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये स्कीम हमारा लॉन्च किया गया है कोरोना स्टार्ट होने के बाद। तो क्या हुआ कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है मेनली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? या तो फिर बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये 5-6 स्टेट से मेनली वो बिलोंग करते हैं। वो लोग जो अपने घर आए हैं, उन लोगों के घर के आसपास ही रोजगार प्रोवाइड कराना, यही हमारा गरीब कल्याण रोजगार योजना का मेन उद्देश्य। तो चूंकि इन 6 स्टेट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रहा था, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, तो रेलवे ने उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स में से कई लोगों को जॉब पे रखा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने अप्रोक्स 5,50,000 लोगों का मैंडेज ऑफ वर्क प्रोवाइड किया है गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत। एमजी नरेगा आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ये साल भर में 100 दिन का गारंटीड एक्ट आपको देता है। अगर आपने अपना नाम दे दिया, आपको रोजगार नहीं मिला, तो आपको 100 दिन का बैठे बिठाए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये माइकल मार्टिन यहाँ पे गलत है गाइस। पीएम सेवा निधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ।
कि स्ट्रीट वेंडर को साल में 10,000 रुपये तक का लोन का इससे सुविधा मिल सकती है, जिसको वो 1 साल के अंदर चुका सकते हैं। पीएम कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है कि यूथ के अंदर के स्किल को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। चलते हैं आज के लास्ट न्यूज की ओर। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू होस्ट IFFI दिस ईयर, यानी कि भारत का कौन सा राज्य इस साल IFFI की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये है आपका IFFI होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये जो करने जा रहा है हमारे गोवा में करने जा रहा है, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन हमारा खत्म होता है। इसके तुरंत बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा हमारा द हिंदू एडिटोरियल बुक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे डेली करंट अफेयर्स शो पे। सो आई होप कि गाइस आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है। अराउंड 3 लेक्चर लेने मुझे 9 से 10 आवर लग जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह से मुझे नोट्स बनाना पड़ते हैं, काफ़ी जगह से मुझे मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। सो आई होप कि आप हमें इस जर्नी में सपोर्ट करोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।